हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 11 है, जिसका टॉपिक है फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्यूल सेल्स के बारे में, फ्यूल सेल्स के एग्जाम्पल के बारे में, फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन क्या होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन क्या होता है, और हम कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्यूल सेल्स। स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्यूल का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जिसका हम कंबशन करा सकें, जो कंबशन के लिए यूज किया जा सके। और सेल्स का मतलब हो गया एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इक्विपमेंट जो किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। तो फ्यूल सेल्स के बारे में कुछ इसी तरह से हम समझेंगे। दोज गैल्वेनिक सेल्स विच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ combustion of fuels such as H2, CH4, CH3OH, etc. directly into the electric energy are called as fuel cells। यानी वो गैल्वेनिक सेल जो कि फ्यूल के कंबशन की एनर्जी को, यानी जब फ्यूल का कंबशन होगा उसमें जो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, जैसे कि हम मान लें कि हमने H2 का कंबशन किया, या मान लें CH4 का कंबशन किया, या मान लें CH3OH का कंबशन किया। ओके, तो उस कंबशन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसको डायरेक्टली ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल्स को फ्यूल सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हम फ्यूल सेल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। फ्यूल सेल के एग्जाम्पल में हम बात करते हैं H2O2 फ्यूल सेल्स। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट सब्सटेंस आपने लिया है, जैसे H2 लिया है, तो ऑब्वियसली यहां पे फ्यूल के रूप में H2 ही यूज होने वाला है। इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, इसी का ही कंबशन होगा, और एनोड पे इसी का ही जिक्र किया जाएगा। राइट, तो H2O2 फ्यूल सेल में जो हमारा फ्यूल होगा वो H2 होगा, जो एज ए फ्यूल वर्क करेगा, जिसका कंबशन हम बात करेंगे। तो देखिए, H2O2 फ्यूल सेल्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या हम इसके अंदर एपरेटस लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, फ्यूल सेल में सबसे पहला पॉइंट, इट कंटेन्स 2 पोरस carbon electrodes which behaves as cathode and anode respectively। H2O2 फ्यूल सेल के अंदर कैथोड और एनोड के रूप में आप पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स लेते हो। कैथोड बन जाएगा एक पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, और दूसरा एनोड बन जाएगा। पोरस का मतलब ही हो गया जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और कार्बन इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो, एक तरह से इनएक्टिव या पैसिव इलेक्ट्रोड की तरह वो काम करेगा। ठीक है, और ये पैसिव इलेक्ट्रोड के रूप में जो आप कार्बन इलेक्ट्रोड ले रहे हो, ये कैथोड भी यही होगा और एनोड भी होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, A concentrated NaOH और KOH solution acts as an electrolyte। तो फ्यूल सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम आगे बात करें कि हम कौन सी गैसेस यहां पास करते हैं। देन H2 गैस इज बबल्ड थ्रू द एनोड। जैसा कि मैंने कहा, H2 गैस कहां पास की जाएगी, एनोड पे, जहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे कंबशन होगा। While O2 गैस इज पास थ्रू द कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस पास की जाएगी, O2 गैस। ठीक है, तो H2O2 फ्यूल सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें H2 गैस कहां पास की जाएगी, एनोड पे, और O2 गैस कहां पास की जाएगी, कैथोड पे। अब हम सेल रिएक्शंस की बात करते हैं कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, हम बात करें सबसे पहले एट एनोड। हम अच्छे से जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फ्यूल सेल के अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो हमने एनोड पे H2 गैस पास की है। H2 गैस इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ आयन बनाएगी। मीडियम में OH- आयन अवेलेबल हैं। H+ आयन और OH- आयन मिलके H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो एनोड पे वाटर एज अ लिक्विड फॉर्म होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। सो एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहां पे क्या हो रही है,
2H2 gas plus 4OH minus aqueous gives 4H2O liquid plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो कि आपको एनोड पे देखने को मिल रही है। अब आगे देखिए सेकेंड, अगर हम बात करें एट कैथोड क्या होगा, तो कैथोड पे हम अच्छे से जानते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है जहां पे आपने O2 गैस पास कर रखी है और यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। क्योंकि O2 गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, O2 गैस आपके पास ऑक्सीजन एटम बनाएगी जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्साइड आयन बनाएगा। मीडियम में आपके पास वाटर अवेलेबल है और वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं या H प्लस और O-2 ऑक्साइड आयन होते हैं। तो यहाँ पे वाटर का H प्लस आयन इस ऑक्साइड आयन जो यहाँ रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद, उस ऑक्साइड आयन के साथ H प्लस आयन जब रिएक्ट करेंगे तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से, वाटर लिक्विड के साथ रिएक्शन होने की वजह से OH माइनस एक्वस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ध्यान से, एट कैथोड रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी? So what we can say, at cathode reduction reaction occurs। क्या है reduction reaction? O2 गैस जो आपने कैथोड पे पास कर रखी है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि O2 गैस से पहले ऑक्सीजन एटम बनेगा, 1 ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ये ऑक्साइड आयन जो यहाँ बनेंगे वो इस H प्लस आयन ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करके 4OH माइनस एक्वस आयन बना लेंगे और इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है जो कि कैथोड पे देखने को मिलती है फ्यूल सेल्स के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं नेट सेल रिएक्शन की कि यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हुआ। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स की OH माइनस आयन एक्वस जो फॉर्म हो रहे हैं कैथोड पे वो तो एनोड पे कंज्यूम हो गए थे और दोनों साइड प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो हम जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो OH माइनस आयन कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड में रिएक्टेंट की साइड पे हैं, एनोड में प्रोडक्ट की साइड थे, जब दोनों रिएक्शन को ऐड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट सेल रिएक्शन आपके पास क्या आएगी फ्यूल सेल के अंदर? 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रही है वाटर लिक्विड में और O2 गैस रिड्यूस हो रही है वाटर लिक्विड में। ओके, अब आगे देखिए जो फ्यूल सेल है, अगर हम इसकी सेल एफिशिएंसी की बात करें तो 60 से 70% इसकी सेल एफिशिएंसी होती है। हम अगर बात करें कि फ्यूल सेल से कितना ईएमएफ जनरेट किया जा सकता है, तो फ्यूल सेल का जो ई नॉट सेल होता है, सेल पोटेंशियल होता है, वो होता है 0.9 वोल्ट्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये कहाँ यूज़ किया गया था, तो H2O2 फ्यूल सेल जो है ये सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया गया था। वही बात यहाँ पे कही गई है, H2O2 fuel cell was first used for providing of electric power in the Apollo space program। अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो था उसमें H2O2 फ्यूल सेल को यूज किया गया था इलेक्ट्रिक पावर को प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर जो वाटर यहाँ पे फॉर्म हुआ वेपर्स के फॉर्म में रिएक्शन के दौरान, वो कंडेंस किया गया और फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए एस्ट्रोनॉट्स को दे दिया गया। तो यहाँ पे यही कहा गया है, द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस वर कंडेंस्ड एंड देन एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में H2O2 फ्यूल सेल को यूज किया गया और वहां से जो वाटर प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन के दौरान उसको कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए एस्ट्रोनॉट्स को दिया गया। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि H2O2 फ्यूल सेल्स में कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है, जैसे कि पैलेडियम कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट एटसेट्रा, जो कि इलेक्ट्रोड्स के साथ लगाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन और भी फास्ट हो जाए, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, उनकी स्पीड बढ़ जाए। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो क्या कह देंगे हम, कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। जो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल हैं उनको इलेक्ट्रोड्स के साथ लगाया जाता है, इलेक्ट्रोड के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाए। अब हम आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला देखिए कि फ्यूल सेल में क्या हो रहा है। फ्यूल सेल के अंदर हम फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको
ऑब्टेन हो रही है। तो अगर हम फ्यूल का कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहें, फ्यूल का कंबशन कंटिन्यूसली होता रहे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कंटिन्यूसली ऑब्टेन की जा सकती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूसली बाय द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द फ्यूल। फ्यूल की कंटिन्यूस सप्लाई देने पर, फ्यूल की कंटिन्यूस सप्लाई होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कंटिन्यूसली ऑब्टेन की जा सकती है। दूसरा, इट डू नॉट कॉज पॉल्यूशन प्रॉब्लम। यहां से कोई हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है, तो पॉल्यूशन का भी खतरा इसमें नहीं है। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी फ्यूल सेल को यूज करने से नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर हम बात करें कन्वेंशनल बैटरीज से और कन्वेंशनल बैटरीज से फ्यूल सेल के कंपैरिजन को देखें, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल सेल के अंदर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कन्वेंशनल बैटरी से कंपैरिजन किया जाए तो गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल सेल में बहुत ही कम फ्यूल की आवश्यकता होती है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि इन कंपैरिजन to the conventional batteries, less quantity of fuel is required in fuel cells to produce a given quantity of electricity. Given quantity of electricity को produce करने के लिए conventional battery से जब comparison किया जाता है तो fuel cell में बहुत ही कम fuel की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल के। फ्यूल सेल को यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उनकी बात करें। सबसे पहला, जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास, आइदर कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH। तो NaOH और KOH जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हो वो कोरोसिव नेचर के हैं, उनका कोरोजन इजीली हो जाता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज? इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड NaOH एंड KOH आर कोरोसिव इन नेचर। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर पे गैसेस पास कर रहे हैं एनोड और कैथोड पे, तो हाई प्रेशर पे गैसियस फ्यूल्स जो होंगे उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सेकंड क्या है हमारे पास डिसएडवांटेज फ्यूल सेल्स को यूज करने का? देयर इज अ प्रॉब्लम इन हैंडलिंग द गैसियस फ्यूल्स एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे गैसियस फ्यूल को हैंडल करना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम होता है। तीसरा, हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट फेज में सब्सटेंसेस हैं। फ्यूल है वो गैसियस है, इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है। इन तीनों अलग अलग डिफरेंट फेज रखने वाले सब्सटेंसेस को फ्यूल सेल में हैंडल करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल गैसियस फ्यूल्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉलिड कैटलिस्ट टुगेदर इन अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर सॉलिड कैटलिस्ट को, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को और गैसियस फ्यूल को एक साथ हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कोरोजन। बहुत ही फेमस टॉपिक है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, अच्छे से डिटेल में बात कर रखी है इसके बारे में भी, और थोड़ा सा डिटेल में हम और बात करेंगे क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से। क्या होता है कोरोजन? हम सब ने पढ़ा है कि आयरन की रस्टिंग हो जाती है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाती हैं मेटल की, वो कोरोजन है। बट अगर हमें अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करनी हो कि कोरोजन क्या है, तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं, उन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के द्वारा जब मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, तो उसे कोरोजन कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे? द लॉस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल ड्यू टू वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, गैसेज एटसेट्रा इज कॉल्ड एज कोरोजन। कोरोजन क्या है? जहां पे मेटल की प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो गई एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि मॉइस्चर है, गैसेज है एटसेट्रा। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज होता है, फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आता है और उसकी प्रॉपर्टीज में लॉस्ट हो जाता है और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे?
कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल कम्स इन द कंबाइंड स्टेट। पहले मेटल फ्री स्टेट में होता है, फिर वहां से वो कंबाइंड स्टेट में आता है। फ्री स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइज होता है और कंबाइंड स्टेट में आता है। और कंबाइंड स्टेट में आने के बाद एंड आर डिस्ट्रक्टेड, उसका फर्दर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाती हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं कोरोजन के बारे में। जब हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन की, तो आपने सबने एक नाम तो अच्छे से सुना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जो रस्ट लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो और हम दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो टार्निशिंग ऑफ मैटलिक लस्टर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का जो मैटलिक लस्टर है उसकी टार्निशिंग होना भी, ब्लैकनिंग होना भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। इसी तरह से डिपोजिशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो कि एक अलॉय है, कॉपर जो कि एक मेटल है, उन पे ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है। वो ग्रीन कोटिंग का जो डिपोजिशन होता है वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन की, कोरोजन होता कैसे है, तो उसके लिए हमें कोई एक एग्जाम्पल लेना होगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया रस्टिंग ऑफ आयरन का, कि आयरन की हम रस्टिंग देखेंगे और उस रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, उसका पूरा डिटेल में मैकेनिज्म समझेंगे कि वो होता कैसे है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच आयरन एक्ट्स एज एनोड। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वहां पे सेल रिएक्शंस होगी, एनोड कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगा और वहां पे जो एनोड का काम करेगा वो आयरन करेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और उसमें आयरन जो है वो एक एनोड की तरह एक्ट करता है। और जो बाकी पोर्शंस हो गया, जो इम्प्योर पोर्शंस हो गए, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हो गए, वो सारी चीजें मिलके क्या बनती हैं? कैथोड का रोल प्ले करती हैं। तो हम क्या कह देंगे? इम्प्योर पोर्शन एक्ट्स एज कैथोड। जो इम्प्योर पोर्शंस हैं वो कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे बात करें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एनोड कौन हो गया इस रस्टिंग ऑफ आयरन वाले प्रोसेस के अंदर? आयरन खुद हो गया। जो इम्प्योर पोर्शंस हैं वो कैथोड हो गया। अब आगे देखिए, अब फिल्म ऑफ मॉइस्चर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड CO2 एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मॉइस्चर होगा और मॉइस्चर में डिसॉल्व्ड CO2 गैस जो प्रेजेंट होगी वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। कैसे? H2O मॉइस्चर है, वाटर प्रेजेंट है, वहां पे H2O है, लिक्विड है, साथ में CO2 गैस डिसॉल्व है, तो H2O और CO2 मिलके H2CO3 बना लेंगे कार्बोनिक एसिड। और हम अच्छे से जानते हैं कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2H प्लस CO3 माइनस 2। तो आपके पास H प्लस आयन अवेलेबल हैं डिसॉल्व CO2 और मॉइस्चर के होने की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड H2 रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन विच H प्लस आयन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। यहां पे O2 तो है ही है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, O2 है, और मॉइस्चर की वजह से H2O भी है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, इन दोनों गैसेस की, इन दोनों सब्सटेंसेस की प्रेजेंस की वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन हो पाती है। और यहां पे H प्लस आयन एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, क्योंकि H प्लस आयन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिएक्शन में एज इट इज रहेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होगा। इट इज बिलीव्ड दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe into Fe+2 occurs at a place which acts as a anode। ऐसा माना जाता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस है उसमें आयरन एनोड का काम कर रहा है, और जहां पर Fe का ऑक्सीडेशन Fe+2 में हो जाता है वही है एनोड। उसी जगह को ही एनोड कहेंगे, उसी प्लेस को ही एनोड कहेंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुई? 2Fe सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू 2Fe+2 एक्वस विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि 1Fe सॉलिड जब 1Fe+2 में कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। अगर हम 2Fe सॉलिड की बात कर रहे हैं तो 2Fe+2 एक्वस का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए। और इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा E0 Fe+2 Fe, वो आएगा -0.44 वोल्ट। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है इसलिए कहाँ हो रही है? एनोड पे। अब आगे देखिए।
अभी हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एनोड पे होती है उसकी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कैथोड पे जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर उसकी। तो देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन O2 इज रिड्यूस टू H2O एट अ प्लेस विच एक्ट्स एज अ कैथोड। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो जहां पर H प्लस आयन की प्रेजेंस में O2 रिड्यूस हो जाता है H2O में, O2 जो गैस है उसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बनाते हैं और ऑक्साइड आयन H प्लस आयन के साथ मिलके H2O का फॉर्मेशन जब कर लेते हैं तो ये रिएक्शन जहाँ होती है वो जगह कैथोड है और वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो हम क्या कह देंगे, O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electron gives 2H2O liquid। और यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 गैस रिड्यूस हो रही है O-2 में और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इसलिए कैथोड पे हो रहा है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, -1.23 वोल्ट। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एनोड पे होता है उसकी बात कर ली, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कैथोड पे होता है उसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन की, कि रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है या नेट सेल रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस। जब ये नेट सेल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि हमने दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दिया है और दोनों में कॉमन टर्म को कैंसिल कर दिया है। तो क्या होगा, जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या आएगी, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस, इट विल कन्वर्ट इनटू 2Fe प्लस 2 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। और ये जो नेट सेल रिएक्शन आई है इसका जो E0 सेल होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, वो आएगा +1.67 वोल्ट। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि E0 सेल जब पॉजिटिव आता है तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा, और डेल्टा G नेगेटिव आने का मतलब है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप होता है जब सारे फैक्टर्स जो अवेलेबिलिटी की जिनकी रिक्वायरमेंट है वो जब अवेलेबल हैं तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। राइट, अब आगे देखिए, The Fe+2 ions are further oxidized by atmospheric oxygen to Fe+3। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है और ऑक्सीडेशन होगा। Fe+2 आयन जो बन चुके हैं वो फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और Fe+3 आयंस बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो Fe2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे एंड कम्स आउट एज अ रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। और ये जब Fe2O3 बन जाएगा वो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आएगा, रस्ट के फॉर्म में बाहर आएगा, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं Fe2O3.XH2O। तो क्या हो गई हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन कि Fe+2 बन गया था, ऊपर जो ओवरऑल रिएक्शन हमने देखी है उसमें, तो 4Fe+2 एक्वस O2 गैस के साथ और H2O लिक्विड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो वहाँ से 2Fe2O3 सॉलिड बन जाएगा और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के रूप में हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आएगा, जिसको रस्ट कहते हैं Fe2O3.XH2O। ओके, तो क्या हो गई ओवरऑल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन, 4Fe+2 aqueous प्लस O2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड, इट विल फॉर्म 2Fe2O3 सॉलिड प्लस 8H प्लस aqueous। ओके, अब आगे देखिए, तो जैसा कि आपने देखा H प्लस आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट विच फर्दर हेल्प इन रस्टिंग। H प्लस आयन जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं जो कि फर्दर रस्टिंग में हेल्प करते हैं। तो शुरुआत में H प्लस आयन कंज्यूम होते हैं, लास्ट में रिएक्शन खत्म होने पर, प्रोसेस ओवर होने पर H प्लस आयन फिर से ऑब्टेन हो जाते हैं। तो H प्लस आयन का रोल एज ए कैटलिस्ट है जो कि रस्टिंग में हेल्प करते हैं। राइट, ये हमने पूरे कोरोजन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन के मैकेनिज्म को समझा। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये समझ लेना है कि कोरोजन एक हार्मफुल प्रोसेस है जिससे मेटल की प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाती हैं। तो हम कोरोजन नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोरोजन से प्रोटेक्शन हो जाए, प्रिवेंशन हो जाए। वो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है
उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में बेसिकली हम कहना यह चाहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, आयरन जो कि एनोड की तरह काम करता है और जो भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं वो सब कैथोड की तरह काम करते हैं। तो क्यों ना एनोड और कैथोड के बीच में कोई बैरियर लगा दिया जाए, जिससे कि बैरियर लगाने की वजह से, बैरियर की प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन ही ना हो। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फर्दर सेल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। देखिए ध्यान से, बैरियर प्रोटेक्शन क्या कह देंगे हम? corrosion of a metal can be prevented by applying protective coating like grease, oil, paint, etc. that acts as a barrier which prevents the formation of an electrochemical cell. जब हम मेटल के कोरोजन की बात करें तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रोटेक्टिव कोटिंग के द्वारा उसको प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करके हम बैरियर बना सकते हैं। और वो प्रोटेक्टिव कोटिंग किसकी बनेगी? ग्रीस की बन सकती है, ऑयल की बन सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। कोई भी हम उसमें प्रोटेक्टिव बैरियर बना सकते हैं जो कि क्या करेगा? बैरियर जो बनेगा वो प्रिवेंट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्मेशन को, विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब आगे देखिए। सेकेंड हम बात करते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की। फर्स्ट तो हमने बात कर ली बैरियर बना के बैरियर प्रोटेक्शन कर सकते हो। सेकेंड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की। सैक्रिफिशियल का मतलब ही यही होता है कि हम किसी एक मेटल का सैक्रिफाइस करेंगे हमारे मेन मेटल आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, और जिसका सैक्रिफाइस कर रहे हो वो मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन कैसे होता है? In this method, the main metal is prevented at the cost of another more reactive metal. जैसा कि आपको कहा गया कि इस मेथड में क्या होगा, जो हमारा मेन मेटल है, जो आयरन है, उसका प्रिवेंशन किया जाएगा। किसकी कीमत पे? दूसरे मोर रिएक्टिव मेटल की कीमत पे। ठीक है, अब आगे देखिए। इन दिस मेथड द मेन मेटल इज कोटेड विद द मोल्टन मेटल विच इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द मेन मेटल। इस मेथड में क्या होगा, जो हमारा मेन मेटल है उसकी कोटिंग की जाएगी मोल्टन मेटल के साथ। मोल्टन मेटल के साथ उस मेन मेटल की कोटिंग की जाएगी, राइट। और मोल्टन मेटल का जब आप कोटिंग करोगे तो ये ध्यान रखना है कि जो मोल्टन मेटल है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए मेन मेटल के कंपैरिजन में। तो क्या कहेंगे? इन दिस मेथड द मेन मेटल इज कोटेड। मेन मेटल को कोट करना है। किससे कोट करना है? मोल्टन मेटल से। जो दूसरा मोर रिएक्टिव मेटल है मोल्टन फॉर्म में लेना है, उससे उसकी कोटिंग करनी है, और जो हमारा दूसरा मेटल है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए मेन मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आगे देखिए। Therefore, the more reactive metal gets oxidized. ऐसा करने से क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल पहले कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के, और वो मोर रिएक्टिव है इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसी का ही एनोड बनेगा। क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड बनेगा, उसी का ही सैक्रिफाइस होगा और हमारा मेन मेटल बच जाएगा, राइट। देयरफॉर द मोर रिएक्टिव मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड इट एक्ट्स एज अ एनोड। मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, एंड बाय इट सैक्रिफाइस द मेन मेटल इज प्रिवेंटेड। और उसके सैक्रिफाइस के द्वारा मेन मेटल प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करें आगे, देखिए। When iron is protected from corrosion by applying a coating of zinc, then this process is called as galvanization, and the iron coated with zinc is called as galvanized iron. क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में, फिर से एक बार इसका जिक्र कर देते हैं कि जब आप आयरन को प्रोटेक्ट करते हो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करके आयरन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हो, और इसके लिए आप जिंक की कोटिंग अप्लाई करते हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और जो आयरन जो जिस पे जिंक की कोटिंग की गई है उसको बोला जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? When iron is protected from corrosion by applying a coating of zinc, then this process is called as galvanization, and the iron coated with zinc is called as galvanized iron. ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसका नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन।
देखिए इसमें क्या होता है, बिल्कुल लगभग तरीका सेम ही है, यहाँ पे भी वही कुछ बात करेंगे। यहाँ पे सैक्रिफाइस जैसे ही कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा क्या फर्क है इसमें और सैक्रिफिशियल मेथड में। इन दिस मेथड द मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीज एटसेट्रा एक्ट्स एज अ सैक्रिफिशियल एनोड एंड प्रिवेंट्स द आयरन। तो ऑलमोस्ट ये उसके जैसा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हम यूज कर रहे हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, और वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, सैक्रिफिशियल एनोड की तरह एक्ट करेंगे और हमारे मेन मेटल आयरन को प्रिवेंट कर देंगे। In this method, a plate of reactive metals zinc or magnesium is buried beside the iron pipe or tank and connected to it by wires. इस बार जैसे उस मेथड में हमने क्या किया था, मोल्टन मेटल की, जो मोर रिएक्टिव मोल्टन मेटल था उसकी कोटिंग अप्लाई की थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है उसकी एक प्लेट बना के मेन आयरन पाइप के साथ बरीड कर देते हैं, टैंक के साथ आयरन पाइप के साथ बरीड कर देंगे उसके पास में ही, और उनको वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हेयर आयरन बिकम्स कैथोड, यहां पे आयरन ही कैथोड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोर रिएक्टिव मेटल क्या हो गया, एज अ एनोड काम कर रहा है, और आयरन क्या बन गया, कैथोड बन गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया इस मेथड को हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों कहा, आयरन को कैथोड बना के उसका प्रोटेक्शन किया, इसलिए इसका नाम हो गया कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो हम क्या कह देंगे, हेयर आयरन बिकम्स कैथोड, आयरन क्या बन गया, कैथोड बन गया, एंड द मोर रिएक्टिव मेटल बिकम्स एनोड। और जो भी आपने मोर रिएक्टिव मेटल लिया है, चाहे जिंक लिया है, चाहे मैग्नीशियम लिया है या एल्यूमिनियम लिया है, वो एनोड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव मेटल आपने लिया, जो एनोड का काम किया जिसने, उसका सैक्रिफाइस हो जाएगा आयरन को बचाने के लिए। तो हम क्या कह देंगे, द रिएक्टिव मेटल एनोड इज सैक्रिफाइस्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन। ओके, अब आगे देखिए, क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल की प्लेट्स हमने यूज़ की हैं उनका जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उनको बार बार समय समय पे रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो हमने यही बात यहाँ पे कही है, सिंस दिस रिएक्टिव मेटल प्लेट्स आर ऑक्सीडाइज क्विकली सो दे आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इज़ ईजी टू डू सो। जो रिएक्टिव मेटल प्लेट्स आपने ली हैं, चाहे एल्यूमिनियम की या मैग्नीशियम की या जिंक की, जिस मोर रिएक्टिव मेटल की भी बात करें, उस मेटल प्लेट का ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाएगा, इसलिए उसको हम रिप्लेस करेंगे टाइम टू टाइम, और ये काम करना इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं फोर्थ मेथड की, यूज ऑफ एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। जैसे हमने ग्रीस और ऑयल और पेंट लगाया था जिससे कि बैरियर बन जाए, उसी तरह से ही आप ऐसे भी सब्सटेंस यूज कर सकते हो जो रस्ट का फॉर्मेशन आयरन के ऊपर ना होने दें। और ऐसे सॉल्यूशंस जो आप यूज करते हो जो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, रस्टिंग को रोकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस, राइट। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें कि एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो देखिए, अल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्कलाइन क्रोमेट्स आर गुड एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन विच प्रिवेंट्स कोरोजन। अगर हम आयरन की बात करें, कोरोजन की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, तो उसके लिए जो एंटी रस्टिंग सब्सटेंस आप यूज करते हो, उसमें जो मोस्ट कॉमन एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन हैं वो है अल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्कलाइन क्रोमेट्स, बिकॉज दे आर द गुड एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन जो कि कोरोजन को रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस वीडियो में हमने बात की सबसे पहले फ्यूल सेल्स के बारे में, उनके डेफिनेशन के बारे में, H2O2 फ्यूल सेल के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, कैसे सेल रिएक्शंस होती हैं, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हमने कोरोजन को समझा, कोरोजन के एग्जाम्पल्स की बात की, कोरोजन की डेफिनेशन की बात की, कोरोजन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म समझा, और फिर उसका प्रिवेंशन, उसका प्रोटेक्शन कोरोजन का कैसे किया जाता है, उसके लिए बैरियर प्रोटेक्शन मेथड देखा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड देखा, कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड देखा, यूज ऑफ एंटी रस्टिंग सब्सटेंसेस की बात की। तो हमने यहाँ पे जो भी आपको समझाया है कोरोजन और फ्यूल सेल्स के बारे में, अगर कोई कंसेप्ट, कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस जो देखें जो अवेलेबल हैं, और वहाँ पे भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पर बेसिक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड भी सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।